बाजार में भरपूर तेजी है, हरियाली का मौसम है और हो भी क्यों ना, जहां एक तरफ वर्ल्ड में अगर आप देखें पूरी दुनिया में तो परेशानी थी, मंदी का डर था, लेकिन इंडियन मार्केट जो है वो अपने लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच गए। अगर यूएस में देखें तो बैंकिंग की क्राइसिस थी, बैंकिंग को लेकर परेशानी यूरोप में भी थी, लेकिन इंडियन निफ्टी बैंक ने अगर आप देखें तो उसने अपना लाइफ टाइम हाई बना लिया। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी अच्छी चली। अब है क्या कि जिसने रैली को पार्टिसिपेट कर लिया उसके लिए तो चीजें सही हैं, अब वो आगे की स्ट्रेटजी बनाएगा। लेकिन जिनकी ट्रेन छूट गई, जो इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, वो अब क्या करें? उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कैसे वो अब इस नई रैली को या फिर यहां से आगे की जो रैली है उसको पार्टिसिपेट करें? ये सारी चीजें समझने के लिए और इस पर अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमारे साथ एक दिग्गज मार्केट गेस्ट हैं। हमारे साथ है मनीष डांगी, जो फाउंडर है मैक्रो मोजैक इन्वेस्टिंग एंड रिसर्च के। मनीष सर, बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। सर, पहला सवाल तो यही कि मार्केट में जो तेजी देखने को मिल रही है, ये तेजी अब किस तरफ जा रही है? क्या डायरेक्शन है इसका? निफ्टी बैंक ने नया हाई बनाया है, अब रोड अहेड क्या है मार्केट के लिए? देखिए, जो दो बड़ी चीजें ड्राइव करती है मार्केट को, एक तो कि आपका पॉलिसी सेटअप और मैक्रो ठीक ठाक रहे, है ना, और दूसरा अर्निंग्स में एक ठीक ठाक मोमेंटम बना रहे, है ना। तो इन दोनों चीजों में कुछ कुछ परेशानियां थी 2022 में, लेकिन एक तरीके से आप मैक्रो को देखेंगे तो वो इम्प्रूव हो गया है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया है, इन्फ्लेशन का जो फियर था वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, इन्फ्लेशन करीबन 4.5-5% के बीच में आ गई है, जो 7 के आसपास में स्ट्रगल कर रही थी। आरबीआई ने भी पॉलिसी के संबंध में बोला है कि अब शायद रेटों को वो इधर ही रखेंगे, पॉज करेंगे। तो ये सब चीजें, और क्रूड का भाव भी अब $70-75 के बीच में आ गया है, तो उसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट की टेंशन कम हो गई है। तो एक तरफ तो मैक्रो की बेहतरी हुई है, साथ साथ में इंटरनेशनल मैक्रो को भी अगर देखें तो जो रेटें बहुत तेजी से बढ़ रही थी यूएस के अंदर, वो थोड़ी अब स्टेबलाइज हो गई है, 50-60 बेसिस पॉइंट नीचे है पीक से। तो ये एक विंडो प्रोवाइड करता है मार्केट को कि भाई अब आप अर्निंग के हिसाब से अपने आप को प्राइस कर सकते हो। तो अब बात रही अर्निंग की, तो वो अर्निंग में थोड़े बहुत डिसअपॉइंटमेंट आए हैं पिछले 3-6 महीनों में, मार्जिन में थोड़ी सी कमौतरी हुई है, लेकिन फिर भी इतना खराब कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ। और खास करके जैसे आपने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताया, तो वहाँ तो बहुत मेजर पॉजिटिव सरप्राइजेज ही आए, इवन आप लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट को देखें तो इन दोनों को इकट्ठा करके अगर देखूं मैं, तो जो एक थोड़ा सा शांत सा माहौल है मार्केट के अंदर, जिसमें एक आम आदमी को एक जो आम रिटर्न मिलता है वो मिलने की संभावना है। और अगला 6-12 महीने के अंदर कुछ रिस्क, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो है, लेकिन एक जो आम इन्वेस्टर है उसको ये न तो बहुत तेजी का महसूस होना चाहिए, क्योंकि चीजों में दोनों तरफ की चीजों को आप आर्ग्यू कर सकते हो, न बहुत मंदी का माहौल है। तो एक गुनगुना सा माहौल है जिसके अंदर आप 10-11% का रिटर्न एक्चुअली अगर मार्केट में रहें तो बना सकते हैं। तो उसकी वजह से आपका मानना सही है कि शायद अगला साल 2 साल के अंदर मार्केट यहाँ से बेहतर ही होगा, और लेवल जो है वो 10-11% के आसपास में अगर आपको बना के दिखाएंगे। जी, आपने कहा गुनगुना सा होगा, तो परेशानियां भी आपसे समझेंगे कि क्या चीजें हैं जो थोड़ा अलर्ट कर रखने की जरूरत है, जिस चीज को लेकर हमें थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन एक आपने जिक्र किया आरबीआई की पॉलिसी का, तो इस बार पॉलिसी से क्या उम्मीदें हैं? रुख क्या रहेगा आरबीआई का? पॉज तो बटन पिछली बार ही दब गया है, लेकिन इस बार रुख क्या रहेगा आरबीआई का? क्या आरबीआई कुछ कमेंट्री देगा या आगे की चीजें बताएगा कि कभी कट का भी कुछ उनका प्लान है? ऐसा कुछ क्या उम्मीद है बाजार को? तो बाजार को जो उम्मीद है इस बार, तो ऑफकोर्स पॉलिसी से यही उम्मीद है कि पॉज ही रहेगा, और मेरे ख्याल से आरबीआई उसको डिलीवर भी करेगा। लेकिन बाजार को ये भी उम्मीद है कि दिसंबर जनवरी तक जो है आरबीआई 75 बेसिस पॉइंट रेटों को काट दे। तो करीबन जो 6.5 का रेपो रेट है वो 5.5 पे ले जाए। अब उसमें दिक्कत ये है कि वो हमारा जो हिंदुस्तान का मार्केट है वो एग्जैक्टली वही प्राइस करने की कोशिश कर रहा है जो यूएस में फेड करेगा, जहां पे एक साल के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि करीबन 100 बेसिस पॉइंट को रेटों को काटा जाए। लेकिन अनलाइक यूएस या यूरोप, इवन चाइना, जहाँ पे ग्रोथ काफी तेजी से स्लो हो रहा है, इंडिया में ग्रोथ एक्चुअली अभी तक जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, जनरल दूसरे इंडिकेटर्स भी देखो, तो ग्रोथ का स्लो डाउन का कोई बड़ा इंडिकेशन नहीं है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो जीडीपी का नंबर था वो तो बहुत अच्छा था, करीबन अगर उसको सिर्फ उस क्वार्टर के ग्रोथ को देखें तो वो
पिछले 8-10 साल का सबसे अच्छा क्वार्टर था। तो उस हिसाब से बेसिकली आरबीआई रेटों को तब काटता है जब ग्रोथ स्लो डाउन होने लगे। तो उसके अंदेशे अभी नहीं हैं, और उसकी वजह से मेरे ख्याल से मार्केट जो है इस पॉलिसी में तो ठीक ही सोच रहा है, लेकिन मार्केट का ये सोचना कि आरबीआई जो है 70-75 बेसिस पॉइंट रेटों को काट दें दिसंबर जनवरी तक, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आई मीन थोड़ा शगुफा सा है और शायद ना हो पाए ना। तो ये है मेरे ख्याल से काफी लंबे समय तक हिंदुस्तान के अंदर 6.25-6.5 की रेपो रेट रहने वाली है। ना बहुत ऊपर जाएगी यहाँ से, क्योंकि ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अब रेटों के नीचे आने का समय आ गया है, लेकिन कम होने की संभावना है हिंदुस्तान की इकोनॉमी को देख करके। और खास करके अब हमारा इलेक्शन है साल भर बाद में, तो वहां पे जो मोदी जी का जो बेसिक कंस्ट्रक्ट रहता है कि नहीं, इन्फ्लेशन कुछ भी करके नीचे ही रहना चाहिए, तो उस हिसाब से भी एक पॉलिटिकल बायस भी यही रहेगा शायद कि रेटों को नहीं काटा जाए। जी, तो दरों में कटौती की उम्मीद कम है, ये आप बता रहे हैं। हालांकि मार्केट ये पॉज एक्सपेक्ट कर रहा है इस बार भी। एक जो आपने कहा सर गुनगुना, तो गुनगुने में थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा, तो मार्केट में ठंडा तो समझ में आ रहा है कि क्या चीजें हैं, लेकिन क्या चीजें हैं जो मार्केट में थोड़ा परेशान करने वाली है, जो आपको लग रहा है कुछ फैक्टर्स जो मार्केट में थोड़ा अलर्ट रह के देखने की जरूरत है, जिनकी वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहना चाहिए, हाँ बेयरिश भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन बुलिश बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। वो क्या परेशानियां आपको दिख रही हैं आगे? तो देखिए, सबसे पहले बहुत बुलिश आपको एक आम इन्वेस्टर को तभी होना चाहिए जब वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो जाए, है ना। तो वैल्यूएशन बहुत सस्ते नहीं है, बहुत महंगे भी नहीं है, लेकिन 18-19 टाइम के ऊपर आप वैल्यू कर रहे हैं फॉरवर्ड अर्निंग्स को, तो करीब कमो बेश उसी भाव पे वैल्यू कर रहे हैं जो 5-10 सालों से वैल्यू कर रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से इन वैल्यूएशन के ऊपर आपको बॉन्ड के ऊपर 2.5-3% ही मिलेगा। तो आप उस विचार से सोचिए कि अगर आप बहुत जब जैसे 2020 के बॉटम में अगर आप बड़े तेजी से बटन दबाएं और पैसा लगाएं, तो आपको अचानक से 1-2 साल के अंदर मार्केट डबल हो जाता है, और उस भाव पे अगर आपने पैसा डाला है तो इवन इफ यहां से अगले 7 साल के अंदर आपका रिटर्न अगर 6-7-8% ही बने, फिर भी 2020 में डाले गए पैसे के अंदर आपका रिटर्न जो है वो 15-17% बन जाएगा। तो एक्चुअली क्या है, जब मार्केट के अंदर वैल्यूएशन बहुत बड़ा करेक्ट होता है, वहां पे आपको जैसे हमारी मार्केट की भाषा में बोला जाता है कि बटन दबाना चाहिए और बड़ा तेजी से और बड़ा ओवरवेट जाना चाहिए, तो वो माहौल नहीं, पहली बात ये। दूसरा गुनगुना का रीजन जो है वो ग्लोबल मैक्रो है, कि दुनिया भर के अंदर जो है ग्लोबल ग्रोथ खास करके चाइना और यूएस के अंदर डिसेलरेट हो रहा है, और एक संभावना है कि 2023 के अंत तक, मैं काफी समय से बात कर रहा हूं कि यूएस के अंदर रिसेशन की दिल्ली अभी दूर है, लेकिन अब वो उतना दूर नहीं है। 6-8 महीने के अंदर यूएस के अंदर एक रिसेशन आने की संभावना है, हालांकि वो माइल्ड आने की ही संभावना है। तो वो ऑफकोर्स किसी भी रिस्क मार्केट में खास करके इक्विटीज के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, तो वो उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर थोड़ा सा जो है वो झटका लगेगा। और तीसरा जो है पॉलिटिकल मैक्रो है, वो अब क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक इलेक्शन का सीजन चालू हो गया है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे दिखेंगी आपको। मार्केट का मानना है, मार्केट क्या चाहता है कि एक सशक्त और अच्छी गवर्नमेंट फिर से बने, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज 100% नहीं है। सारी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली पॉलिसीज को अपनाया जा रहा है, उसकी वजह से शायद इन्फ्लेशन ऊपर चला जाए। तो ये सब के चक्कर के अंदर जो है मैक्रो जो हिंदुस्तान का बहुत अच्छा रहा है, इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतरी हुई है, वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेस वापस से डेवलप हो सकता है। अच्छा, इन सब चीजों को बात करने के बाद में आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे तो बहुत कुछ न कुछ रिस्क हमेशा मार्केट में रहती है। तो अभी भी वो सारी रिस्क जो हम बात कर रहे हैं वो है, लेकिन इन रिस्क के बावजूद अगर वैल्यूएशन बहुत सस्ती हो तो फिर आपको बहुत ओवरवेट रहना चाहिए इक्विटी में। लेकिन वैल्यूएशन अब तो बेश उन्हीं भाव पे है जो एवरेज भाव पे होती है, तो शायद उसकी वजह से आपका रिटर्न जो है वो 2-3% एक्स्ट्रा बने बॉन्ड से। अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टर हो तो आपको नहीं फर्क पड़ता, हर महीना आप पैसा डाल रहे हो। आप मैक्रो स्पेक्युलेटर हो तो फिर आपको थोड़ा सा दबक के रहना चाहिए, और आप अगर एसेट एलोकेटर हो तो क्योंकि बॉन्ड की यील्ड थोड़ी ठीक ठाक है, तो थोड़ा बहुत ओवरवेट आप इक्विटी बॉन्ड में चला सकते हो, और इक्विटी के अंदर आप थोड़ा सा अंडरवेट चला सकते हो। यानी कि 70% अगर इक्विटी चलाते हो तो शायद ये वक्त है 60% इक्विटी चलाने का और 5-10%, 15% एक्स्ट्रा बॉन्ड चलाने का। तो इस तरह से मैं इस पूरे माहौल को देखूंगा कि गुनगुना है। क्योंकि वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, और
एक पॉलिटिकल और ग्लोबल मैक्रो वाली रिस्क जो है वो मार्केट के अंदर आज मौजूद है। जो फाडा के नंबर्स आए हैं वो बहुत शानदार नंबर्स आए हैं। दो चीजें दिख रही हैं उसमें, एक तो ईवीज की ग्रोथ काफी अच्छी दिख रही है, ऑटो सेल्स तो रिटेल सेल्स बढ़ी है 10% के आसपास, और ईवीज की ग्रोथ काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है उसमें। तो दो सवाल आपसे जानना चाहेंगे सर कि एक पहला तो ये कि ऑटो सेक्टर के लिए आगे रोड अहेड क्या है, क्या ये ग्रोथ मोमेंटम चलती रहेगी? अब मानसून भी आ रहा है, तो क्या मानसून से रिलेटेड जो ऑटो सेक्टर है उसमें आपको ऑटो के जो शेयर्स हैं उनमें आपको तेजी दिखेगी? और दूसरा सवाल ये कि क्या ईवीज जो अब नया एक ट्रेंड दिख रहा है और जैसे हमें दिख रहा है कि सेल्स में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है ईवी का, तो क्या ईवी जब अगर कंट्रीब्यूट करता है अच्छा है, ईवी की सेल्स जब अच्छी होती है, तो कौन से शेयर्स ऐसे हैं मार्केट में या कौन से ऐसा आपको कंपनी दिख रही है जिसको ईवी का सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा? नहीं, देखिए, पहली बात मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑटो में भी स्लेट के दोनों तरीके से देखी जा सकती है। एक टू व्हीलर है जो एक मीडियन एवरेज इंडियन को प्रेजेंट करता है, तो वहां पे तो हालांकि अप्रैल का महीना नंबर अच्छा था, बट और मई का भी, बट बेसिकली अगर 3 साल का कैगर अगर देखें तो टू व्हीलर जो है भी नेगेटिव है, यानी कि और 7-8 सालों के अंदर बहुत ग्रोथ हो नहीं पाई है। वो रूरल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, मीडियन इंडियन को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे कमजोरी है। लेकिन आप पीवी सेल्स को देखें तो इन 3 सालों में भी 7-8% का कैगर ग्रोथ हुआ है और अभी भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो मतलब ये क्या है, ग्लास हाफ फुल, ग्लास हाफ एम्प्टी वाला सिचुएशन है। बट फिलहाल अगर देखूं मैं तो मेरे को लगता है कि जिस तरीके से मोटा मोटी सारे इंडिकेटर्स इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि देश के ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक की स्थिति में है, और जो बड़ी रिस्क थी वो अब शायद नहीं है। और अब थोड़ा बहुत रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली पॉलिसी जिसको मोदी जी रेवड़ी बोलते हैं, वो शायद अगर चारों तरफ सारी स्टेट गवर्नमेंट तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट भी बांटेगी, तो उसकी वजह से इवन टू व्हीलर की डिमांड जो है रिलेटिवली अगला 12-13 महीने में मेरे ख्याल से बेहतर होगी। इस सब को देखते हुए और कमोडिटी के भाव कम हो जाना और उसकी वजह से मार्जिन के ऊपर प्रेशर को कम होना, और शायद अब एक अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी कि जो क्रूड के भाव हैं वो बढ़ेंगे तो पक्का नहीं, शायद घटेंगे। हमारे देश के पेट्रोल पंप के ऊपर जो है पेट्रोल के भाव शायद घटेंगे, पॉलिटिकल रीजन से ही घटे, लेकिन घटेंगे पक्का। तो इन सब के चक्कर में मेरे को लगता है कि ये सेक्टर जो है रिलेटिवली ठीक ठाक करेगा अगला 12 महीने में। जो ये बड़ी मुश्किलों से निकला है ये सेक्टर, तो मेरे को लगता है कि ये ठीक ठाक करेगा। रही बात ईवी जो है वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, बट मेरे को लगता है कि ओवरऑल जो ऑटो सेक्टर है अगला 12 महीनों में, इवन जो चीज जो बड़ी कमजोर रही है वो उस पर जो कार्स तो ठीक ठाक बिकी है, लेकिन जो बहुत चीज कमजोर रही है टू व्हीलर, वो भी मुझे लगता है कि अगला 12 महीना उसमें बेहतरी होगी। जी, तो ऑटो सेक्टर में टू व्हीलर सेगमेंट पे आप कह रहे हैं कि काफी बेहतरी होगी। एक सवाल जिसके बिना ये पूरा इंटरव्यू जो है वो अधूरा रह जाएगा कि कौन से सेक्टर्स आपको ऐसे दिख रहे हैं, चूंकि आपने गुनगुने पानी की बात कही, तो कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो इस गुनगुने पानी में प्रॉफिट अच्छा दे सकते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को? जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्हें किन सेक्टर्स की तरफ फोकस करना चाहिए कि अगले 6 महीना में, 1-2 महीने की बात नहीं करेंगे, 6 महीने से 1 साल के लिए वो सेक्टर्स आप आइडेंटिफाई करा दीजिए जहां उनको नजर रखनी चाहिए और उनको वहां पे अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो मेरा ख्याल है कि देखिए, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज तो सभी को पता ही है कि वो अच्छा कर रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट ठीक है, ग्रोथ ठीक ठाक है। तो वहां पे क्या है कि जब चारों तरफ माहौल ऑलरेडी बन चुका हो, बातचीतें हो चुकी हो, तो फिर डर ये लगता है कि हो सकता है कि चीजें ठीक रहे लेकिन फिर भी रिटर्न अच्छा नहीं मिले, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है। मार्केट में पैसा तब बनता है जब मार्केट का व्यू जो है वो रियलिटी से डाइवर्ट करता है ना। तो हम कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर मार्केट बहुत पेसिमिस्ट रहा है, और वहां पे एक अपॉर्चुनिटी है शायद की चीजें रिलेटिवली बेटर हों। तो मुझे लगता है कि आईटी सर्विसेज जो इंडिया के अंदर है वहां पे मार्केट बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट रहा है, और ऑफकोर्स नंबर्स जो है रिलेटिवली म्यूटेड ही आएंगे अगले 12 महीने में। लेकिन जिस तरह से आपने नैस्डैक, क्योंकि मैं ग्लोबली इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे वो एरिया सबसे अच्छा लगता है ग्लोबल आईटी, तो मेरे को लगता है कि अगर आप थोड़ा लंबा समय के लिए सोच रहे हैं अगले 3-5 साल 10 साल के लिए, तो आईटी सर्विसेज जो है वो हिंदुस्तान का आईटी सर्विसेज, वो सब जो बड़े ट्रेंड दुनिया के अंदर आईटी को टेक को हेल्प कर रहे हैं, एआई हो, आप जो एनवीडिया में देख रहे हैं, उन सबको के ऊपर वो माउंट करके और मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही करेगा और रिलेटिवली निफ्टी से बेहतर करेगा। तो अगर आप बहुत लंबे समय के इन्वेस्टर हैं तो मेरे को लगता है कि एक जो सेक्युलर स्टोरी इंडिया की है, जो आप एक्सपोर्ट सर्विसेज एक्सपोर्ट के थ्रू भी आप देख सकते हैं,
जो चीज आप दुनिया के अंदर भी जो जिस तरह से मार्जिन काफी एलिवेटेड लेवल पे और वो भी सस्टेन कर रहे हैं अभी आईटी के अंदर, कितने भी पीयर थे नैस्डैक में, लेकिन फिर भी वो 20-25% वापस नीचे से ऊपर आ गया है और सिर्फ 10-12% ऊपर से नीचे है, भी पीक से नीचे है। तो मेरे को लगता है कि वो सेक्टर अगला 10 साल को फिर से डोमिनेट करने वाला है, और निफ्टी के अंदर भी आईटी और आईटी सर्विसेज एज ए परसेंटेज जो है वो आज है, वो पिछले 15 साल पहले से बहुत ज्यादा है, और मेरे ख्याल से अगले 10-15 साल के अंदर उसका वेट और बढ़ेगा। तो अगर आप स्ट्रैटेजिक और सेक्युलर स्टोरी में इंडिया में प्ले करना चाहते हैं तो मेरे को लगता है कि आईटी एक अच्छा प्ले है आपके लिए। जी, सो बैंकिंग, फाइनेंशियल आप कह रहे हैं, और आईटी सेक्टर आप कह रहे हैं कि एक लंबे समय के लिए अगर आप नजरिया बनाना चाहते हैं तो आईटी सर्विसेज खासकर इस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पे आप नजर रख सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया मनीष सर, आपने सारी चीजें समझाई, ओपेक से लेकर हमने ग्लोबल मैक्रो से लेकर और इंडिया की इकोनॉमी पर काफी बात की, सेक्टर्स भी आपने आइडेंटिफाई कराए। बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच।